तो दोस्तों 20 साल के बाद आ चुका है टाटा का एक नया आईपीओ जिसका नाम है टाटा टेक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके सारे फाइनेंशियल्स, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, रेवेन्यूज कैसे दिखते हैं और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखिए, सबसे पहली चीज, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी बाय द नेम ऑफ कोर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एंड इसको चेंज करके 8 फरवरी 2001 को कर दिया गया टाटा टेक्नोलॉजीज। कंपनी क्या काम करती है? देखिए, कंपनी जो है ईआरडी के बिजनेस में है, यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसी फील्ड होती है जहां पर जो सर्विस देने वाला होता है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए आपका प्रोडक्ट को डिजाइन करता है कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, आपको उसकी पहली सी जानकारी देता है। जैसे आप घर बनवाने जाते हैं तो आप किसी आर्किटेक्चर से मिलते हैं ना, तो बेसिकली इसका काम यही है कि ये आर्किटेक्चरली 3D आर्किटेक्चरली अपने क्लाइंट्स को बताती है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ऐसा दिखेगा, और ना सिर्फ बताती है बल्कि उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने में भी आपकी मदद करती है। अभी किस तरह की सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर्स जो गाड़ियां बनाते हैं या वो कंपनियां जो गाड़ियां बनाती हैं वो इनके पास आती है कि भैया हमारी गाड़ी का डिजाइन कैसा रहेगा, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, किस तरह का हमें लुक चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें उन मैन्युफैक्चरर्स को ये डिजाइन करके देती है। ना सिर्फ डिजाइन करके देती है बल्कि उनको बनवाने में भी उसकी मदद करती है। ना सिर्फ इतना, ये आपके इलेक्ट्रिफिकेशन में भी एक बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिफिकेशन से मेरा मतलब है ईवी, जो आने वाला कल है और जिसका जीता जागता आपके सामने सबूत है टाटा मोटर्स, जो कि भारत में ईवी का किंग माना जाता है। जैसे यूएस में आप टेस्ला को देखते हैं, वैसे इंडिया में टाटा मोटर्स है ईवी के क्षेत्र में नंबर 1। तो आप एक बात लिख के ले लीजिए कि अगर कल को किसी को ईवी गाड़ी बनवानी है या फिर गाड़ी का कोई डिजाइन बनवाना है, ये गाड़ी से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी बनवानी है, वो टाटा टेक्नोलॉजीज को कंसल्ट जरूर करेगा, उसकी सर्विसेज जरूर लेगा। अब गाड़ियां तो ऐसा होगा नहीं कि बंद हो जाएंगे आने वाले समय में, तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। कंपनी का कोर बिजनेस जो है वो ये है। इसके साथ ये एरोस्पेस डिजाइनिंग में भी काम करती है, आपका फार्मा इंडस्ट्री में भी काम करती है। तो ये जो बेसिकली काम है, इसका प्राइमरी फोकस ऑटोमोटिव के क्षेत्र में ही है। ये बाकी के जो 2-3 नाम मैंने आपको गिनाए, ये एक्स्ट्रा आप समझ सकते हैं, साइड एक प्रोफाइल है इसकी, लेकिन इनका कोर फोकस जो है, जो शुरुआत से करती आई है, वो यही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ईआरडी इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। अगर मैं इसका फ्यूचर बताऊं तो लुब्बेलबार ये है कि पिछले 3 से 4 सालों में इस इंडस्ट्री ने 14 से 15% का उछाल देखा है सीएजीआर के रिटर्न में, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न में, और आने वाले 4 से 5 सालों में 16 से 17% का और उछाल यानी कि ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ईवी का जो सेक्टर है अभी बहुत ज्यादा इवॉल्व होना है। इंडिया में अभी उतना डेवलपमेंट आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद की जो सर्विसेज है वो इन जैसी कंपनियों के पास ही जाना पड़ेगा। अगर कल को मैं अपनी गाड़ी बनवाऊंगा तो उस गाड़ी का डिजाइन कैसा रहेगा, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, भाई उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे मैं करूंगा, क्योंकि मुझे कल के बारे में भी सोच के चलना है। तो मुझे हो ना हो, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, टाटा टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसी वजह से इस इंडस्ट्री का जो भविष्य है काफी ज्यादा उज्जवल है। अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के प्राइमरी क्लाइंट्स की कि इसमें कौन कौन से क्लाइंट्स आते हैं इनके, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। फिर आगे आपका एयरबस, मैक्लेरन जो स्पोर्ट्स कार बनाता है, होंडा, फोर्ड। और अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि इसका सारा का सारा डिपेंडेंसी जो है ना वो इंडियन मार्केट्स में नहीं है। इसका डिपेंडेंसी जो है डाइवर्सिफाई है बहुत ज्यादा टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इनका जो रेवेन्यू आता है वो यूरोप से आता है, एशिया से आता है, थोड़ा सा पार्ट इंडिया से आता है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर मंदी इंडिया में आती है तो इनके रेवेन्यू पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो देखिए 3042 करोड़ ये कंपनी जो है रेज कर रही है और इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। कौन कौन से इनके प्राइम इन्वेस्टर रहे हैं? टाटा मोटर्स हो गया, अल्फा टीसी होल्डिंग हो गई, एंड साथ के साथ ही टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड हो गया। ये अपने को शेयर्स बेच के थोड़ा सा आपको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये लोग भी इंसान है, ऑलराइट। और 20 सालों में हर किसी को चाहिए होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट आए कंपनी के टुवर्ड्स। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, कंपनी को एक भी रुपया नहीं मिलेगा इस आईपीओ से। ये सारा का सारा पैसा जो है इन तीनों के पास ही जाएगा जो भी अपने शेयर्स को सेल ऑफ कर रहे हैं। बात करूं टाटा मोटर्स की, तो यहाँ पे ये 46 करोड़ 2,75,000 इक्विटी शेयर्स को सेल ऑफ कर रहा है। अल्फा टीसी ग्रुप 97,16,853 इक्विटी शेयर्स को सेल ऑफ कर रहा है। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड जो है 48,58,425 इक्विटी शेयर्स को सेल ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो ये सेल ऑफ कर रहा है। अगर बात करें इस आईपीओ की और डिटेल की, तो ओपनिंग डेट आज की है, यानी कि 22 नवंबर 2023 और 24 नवंबर 2023
19 को ये क्लोज हो जाएगा और इसका प्राइस बैंड जो रहने वाला है 475 से 500 रुपीज के बीच बीच में रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको कुछ कोटेज भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 10% कोटा उन लोग के लिए रिजर्व कर रखा है। अगर आप उनमें से हैं जो कि 13 नवंबर तक होल्डिंग में थे, कोई भी शेयर आपके पास था टाटा का, तो आपको इस कोटे से अप्लाई करना है। 0.33% कोटा इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए रखा है जो कि वहां काम करते हैं, तो उनको उस कोटे से अप्लाई करना है। एंड बाकी का 35% कोटा इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपके पास कोई भी शेयर नहीं है टाटा का अभी तक, तो आपको इस कोटे से अप्लाई करना है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको इनका लॉट साइज मिल जाए। अगर हम बात करें लॉट साइज की, तो दोस्तों अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी का एक लॉट अगर खरीदते हैं तो उसमें आएंगे 30 शेयर्स जो कि रहेंगे 15,000 रुपए के। मैक्सिमम आप जो है 13 लॉट खरीद सकते हैं जिसमें आपको 390 शेयर्स देखने को मिलेंगे और वो रहेंगे 1,95,000 रुपीज के। अगर हम बात करें HNI कैटेगरी की, तो मिनिमम आप 14 का लॉट साइज ले सकते हैं जिसमें आएंगे 420 शेयर्स और ये रहेंगे 2,10,000 रुपए के। मैक्सिमम आप कितने ले सकते हैं? 67 लॉट साइज ले सकते हैं जिसमें आएंगे 2010 शेयर्स और ये रहेंगे 10,05,000 रुपए के। अगर हम की फाइनेंशियल्स की बात करें इस कंपनी के, तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 239 करोड़ इन 2021, 2022 में ये रहा 437 करोड़ एंड 2023 में ये आ चुका है 624 करोड़। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं 2021 में इसने 2,426 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2022 में 35,078 करोड़ का एंड देन 2023 में 4,502 करोड़ का। यानी कि रेवेन्यू के मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है इस कंपनी का। अब दोस्तों ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या इस कंपनी का जो शेयर है क्या वो आपको महंगे दामों पे तो नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आपको EPS यानी अर्निंग पर शेयर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस केस में इसका है 15.57, जिसे हम 500 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने आएगा 32.53 का PE यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए आज इस कंपनी पे 32 रुपए 53 पैसे खर्चा करना पड़ेगा। वहीं अब हम देखते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर्स का PE क्या है। तो KPIT का देखें तो उसका PE 80 का, यानी कि उस कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए आपको 80 रुपए खर्चा करना पड़ता है। टाटा एलेक्सी की बात करें जो टाटा की ही है एक तरह से, यहाँ का इसका PE है 61 का, यानी कि इस कंपनी से आपको 1 रुपए कमाने के लिए 61 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा। L&T की बात करें जो काफी ज्यादा क्लोज है इसके, इसका PE है 37 का। तो इन सारे के सारे कंपैरिजन से हमें एक बात तो पता चल गई कि PE के मामले में भैया तो महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी ज्यादा सही रेट पे आपको मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि क्या आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो मेरा जवाब है कि अगर आपको टाटा की जो सर्विसेज है उसमें भरोसा है, टाटा के नाम पे भरोसा है, इसके काम पे भरोसा है, और आई एम प्रीटी श्योर आपको होगा क्योंकि एज एन इंडियन हम सभी को भरोसा है टाटा के ग्रुप के ऊपर। तो अगर आपको टाटा ग्रुप के ऊपर भरोसा है तो आपको इस IPO के लिए जा सकते हैं आप, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आपको पता है। लेकिन अगर आपको नहीं है, आपको समझ में नहीं आती, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको IPO में इन्वेस्ट करना ही करना है। सो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको हर एक चीज इन डिटेल बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस कंपनी का काम है, इसका इंडस्ट्री कैसी है और आने वाले समय में कैसी ग्रोथ कर सकती है। जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।